अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की बनती बिगड़ती खबरों पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन बन सकता है एएमयू का भावी वाइस चांसलर। आपकी जानकारी में होगा कि यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, जिसको एएमयू कोर्ट कहते हैं, उसके पास 5 नाम भेजे गए थे, जिनमें से उसको 3 नामों को चुनकर एएमयू के विजिटर यानी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास भेजना था। एएमयू कोर्ट ने अपनी मीटिंग में 3 नाम राष्ट्रपति महोदया तक भेज दिए। राष्ट्रपति महोदया एएमयू की विजिटर होने के रोल में 3 में से एक नाम को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भारत सरकार को भेजेंगी, जो एएमयू के भावी वाइस चांसलर होंगे। यदि मामला कोर्ट में नहीं जाता है तो अब तक जो 3 नाम फाइनल है, उनमें नालसा यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के मौजूदा वीसी प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एएमयू के प्रोफेसर भी है, एएमयू की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के पूर्व डीन प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और एएमयू में साइकोलॉजी की प्रोफेसर और विमेंस कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज वीसी बनने की रेस में है। एएमयू कोर्ट की मीटिंग में कुल 84 मेंबर्स शरीक हुए। एएमयू के पूर्व वीसी रहे नसीम अहमद ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर के फराइज अंजाम दिए। मीटिंग में प्रोफेसर रब्बानी को कुल 61 वोट मिले, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को 53 वोट मिले और प्रोफेसर नाइमा खातून को 50 वोट मिले। पहले के 5 कैंडिडेट्स में से जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर फुरकान कमर को 45 और कश्मीर के प्रोफेसर कय्यूम हुसैन को 45 वोट मिले। हमने एएमयू पर अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एएमयू कोर्ट में कुल 193 मेंबर्स होना चाहिए। इस समय इसमें 94 वैकेंसीज हैं, यानी केवल 99 मेंबर्स हैं, जिनमें से 84 कोर्ट की मीटिंग में शरीक हुए। क्योंकि एएमयू के बाहर के अधिक मेंबर्स नहीं बनाए गए, जिनके कारण 84 वैकेंसीज थी, कोर्ट में जो मेंबर्स बचे उनमें 10 सांसद, 5 विजिटर के नॉमिनी और अधिकांश एएमयू के ही विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हेड्स और प्रोफेसर्स थे। ऐसे में साफ है कि वोटिंग का झुकाव एएमयू के अपने कैंडिडेट्स के फेवर में होना लाजमी था। ऐसा हुआ भी। प्रोफेसर फुरकान कमर और प्रोफेसर कय्यूम हुसैन का अभी डायरेक्ट कोई कनेक्शन एएमयू से नहीं था। ये एक कारण हो सकता है कि ये दोनों वोटों की गिनती में पिछड़ गए। सूत्रों की माने तो पूर्व वीसी तारिक मंसूर के तमाम करीबी लोग प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज की हिमायत में दिखाई दिए। ये होना भी था क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज के पूर्व वीसी तारिक मंसूर से करीबी संबंध रहे हैं और उनके जाने के बाद से ही प्रोफेसर गुलरेज एक्टिंग वीसी हैं। हमारा मानना है कि जिस प्रकार का सपोर्ट प्रोफेसर नाइमा खातून को एएमयू के अंदर से और पूर्व वीसी की ओर से मिल रहा है, जो अब केंद्रीय हाईकमान के भी करीब हैं, उसके चलते वीसी बनने की प्रमुख दावेदार प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज है। इनको यदि किसी से बड़ा खतरा है तो वो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हैं, जो स्वयं एएमयू के प्रोफेसर हैं, 2 लॉ यूनिवर्सिटीज के वीसी रह चुके हैं और विश्व स्तर पर उनको जो ख्याति प्राप्त है, उसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। सबसे अधिक वोट मिलने के बावजूद प्रोफेसर रब्बानी के वीसी बनने के चांसेस क्यों कम है, ये हम आगे बताएंगे। अंदर की खबर जो हम तक पहुंची है, उसके अनुसार कोर्ट के अनेक मेंबर्स पहले से सुनियोजित प्लानिंग के साथ आए थे। उनके अनुसार सुनियोजित प्लानिंग से वोटों की डंपिंग हुई। हमने पूछा कि वोटों की डंपिंग कैसे होती है, हमको तो नहीं पता। उन्होंने समझाया कि वोटिंग में हर किसी को 3 लोगों के फेवर में वोट देना था। कुछ कोर्ट मेंबर्स इस कोशिश में थे कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को टॉप 3 की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने 3 वोट्स में से एक भी वोट प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को नहीं दिया, क्योंकि वो उनको मुख्य चुनौती समझ रहे थे अपने फेवरेट कैंडिडेट के मुकाबले में। ऐसे में एक वोट तो उस कैंडिडेट को दिया जिसको वीसी बनाने के वो इच्छुक थे, और अन्य 2 वोट उनको दे दिए जिनके सबसे कम चांसेस थे वीसी बनने के। कोर्ट के कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को वीसी बनते देखना चाहते होंगे। इन्होंने पहला वोट तो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के समर्थन में दिया, लेकिन 2 वोट उनको दे दिए जिनसे उनको सबसे कम खतरा था कि वो वीसी बन सके। ये भी एक कारण हो सकता है प्रोफेसर रब्बानी के सबसे अधिक वोट पाने के। ऐसा हमने इसलिए नहीं कहा कि प्रोफेसर रब्बानी की ख्याति कुछ कम है या उनका सपोर्ट कम है। हमने इसलिए कहा कि प्रोफेसर रब्बानी के खिलाफ एक पॉइंट जा रहा है जो अनेक कोर्ट मेंबर्स को पता था। उम्र के मामले में प्रोफेसर रब्बानी सबसे बड़े हैं, वो करीब 66 वर्ष के हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसके स्वीपिंग इम्प्लीकेशंस यहाँ पर भी आ सकते हैं। उसके अनुसार एम्प्लॉयमेंट उसी का होना चाहिए जो फुल टर्म काम कर रहा है। प्रोफेसर रब्बानी को रिटायर हुए करीब 1 वर्ष हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वीसी के पद के लिए कुल 36 एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से 20 को एलिजिबल पाया गया। सवाल यह है कि यदि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
जिसका ज्ञान अनेक कोर्ट मेंबर्स को वोटिंग के समय था, तो पहले ही प्रोफेसर रब्बानी के नॉमिनेशन को क्यों मंजूर किया गया? क्या इसलिए कि प्रोफेसर रब्बानी की ख्याति इतनी है कि उसको देखते हुए मुमकिन है कि विजिटर महोदया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दें इस ग्राउंड पर कि वो तो इलेक्शन कमीशन को लेकर किया गया फैसला है और यहाँ लागू नहीं होता, या इसलिए कि एक कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसकी ख्याति भी हो और जो कानूनी रूप से कमजोर पड़ रहा हो और उसकी ओर वोट्स को डंप किया जा सके? आप स्वयं समझदार हैं। हम पिछले वीडियो में कह चुके हैं कि जब स्टेक पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की कुर्सी हो तो सब कुछ जायज है। कारण कुछ भी हो, प्रोफेसर रब्बानी यदि सबसे सीनियर कैंडिडेट थे 5 में से, तो उनको वोट भी सबसे अधिक मिले। इसमें कोई शक नहीं कि एएमयू और उसके बाहर उनकी बड़ी इज्जत है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यदि विजिटर ध्यान में रखती हैं, तो फिर अब फाइट केवल 2 लोगों के बीच बचती है, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के बीच। इन 2 में से ही आप किसी को एएमयू का नया वीसी बनते देख सकते हैं। यदि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के बायोडाटा को आप तराजू के 2 पल्लों पर रखेंगे, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का पल्ला काफी झुका हुआ दिखाई देगा। नालसार यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा लाए गए बदलाव और कंट्रीब्यूशन को वहां के स्टूडेंट्स और स्टाफ आज भी याद रखे। लेकिन दूसरी ओर प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज कई दूसरे मायनों में प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से बहुत भारी है। समझा जा रहा है कि पिछले वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर का सपोर्ट प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज और उनकी पत्नी की ओर है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि प्रोफेसर तारिक मंसूर के मौजूदा सरकार में इतने गहरे संबंध हैं कि वीसी का पद छोड़ते ही उन्हें बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता दी गई। ये भी गुमान लगाए जा रहे हैं कि प्रोफेसर तारिक मंसूर को शीघ्र ही मंत्री या गवर्नर बनाया जा सकता है। यदि कोर्ट की मीटिंग में प्रोफेसर तारिक मंसूर के समर्थक प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के लिए बैटिंग करते नजर आए, तो इशारा साफ है, प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के समर्थन में उनका महिला होना भी जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया स्वयं महिला है। हाल के दिनों में बीजेपी संसद में महिला रिजर्वेशन बिल लाई है। प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज को वीसी बनाकर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं में एक बड़ा संदेश दे सकती है कि पहले तो उसने ट्रिपल तलाक को हटाकर महिलाओं को पुरुष अत्याचारों से छुटकारा दिलाया और अब महिला को पहली बार एएमयू का वीसी बना दिया। और यह भी मैसेज दिया जा सकता है कि केवल बीजेपी ही मुस्लिम महिलाओं के हितों की देखरेख करती है। वैसे इसमें तो शक नहीं कि यदि प्रोफेसर नाइमा खातून को 50 वोट मिले हैं प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के 53 वोटों के मुकाबले में उस कोर्ट में जिसमें अधिकतर पुरुष है, तो साफ है कि ये पुरुष महिला का मुद्दा नहीं बल्कि दोनों ओर बराबर के वोट बटे हुए। एक और बात भी एएमयू सर्कल्स में घूम रही है, हालांकि हमको ये बेतुकी बात लगती है। प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के उड़ीसा कनेक्शन को लेकर बात हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया स्वयं उड़ीसा से आती हैं। हमारे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एक सज्जन ने इस बाबत लिखा था, लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति महोदया राज्य की संपूर्ण हेड है। राष्ट्रपति के लेवल पर कोई फैसला इसलिए तो नहीं हो सकता कि कौन मेरे गांव का है, ये कौन मेरे प्रदेश का। हमें यकीन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया केवल और केवल मेरिट पर ही अंतिम फैसला करेंगी। बतौर विजिटर ये केवल उनका ही निर्णय होना है कि वो 3 में से किसको एएमयू का वीसी बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त मानती हैं। हम तो केवल कयास ही लगा सकते हैं। एक बात रह गई, एएमयू कोर्ट की इस मीटिंग की अध्यक्षता भी प्रोफेसर नाइमा खातून गुलरेज के पति और मौजूदा एक्टिंग वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने की। हम बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग को भी प्रोफेसर गुलरेज ने ही चेयर किया था, जिसके कारण कुछ लोगों ने उनकी काफी निंदा की थी। घूमता आईना के पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने, जो वीसी पद के लिए स्वयं नॉमिनी थे लेकिन 5 की लिस्ट में नहीं चुने गए थे, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को शिकायत पत्र भेजकर इस चुनाव को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें एक्टिंग वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज न केवल शरीक हुए थे बल्कि कानून की किताब का हवाला देते हुए मीटिंग की अध्यक्षता भी की थी। हमने पूर्व मेंबर अनवारुद्दीन खान का भी हवाला दिया था, जिन्होंने एक्टिंग वीसी महोदय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की उस मीटिंग में शरीक होने की निंदा की थी, जिसमें उनकी पत्नी भी प्रत्याशी के रूप में मौजूद थी। अब क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने एएमयू कोर्ट की मीटिंग में भी शिरकत की और उसकी अध्यक्षता की, इसके कारण कोर्ट मीटिंग में भी करीब 11 लोग बहुत ही नाराज दिखाई दी। एएमयू कोर्ट यानी गवर्निंग बॉडी के 7 मेंबर्स ने नोट ऑफ डिसेंट तहरीर किया है, जिसमें एक्टिंग वीसी के इस कदम की आलोचना की गई है।
7 लोगों में जिनके हस्ताक्षर हमारी समझ में आ रहे हैं उनमें प्रोफेसर हाफिज इलियास खान, सैयद नदीम अहमद, आफ्ताब आलम, SM अहमद अली खान, सुहेल नियाज और प्रोफेसर SM सुफियान बेग है। इस नोट ऑफ डिसेंट की कॉपी रियल न्यूज इंटरनेशनल के पास उपलब्ध है। इस नोट ऑफ डिसेंट के पॉइंट नंबर 2 के अनुसार मौजूदा ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर ना तो एमयू कोर्ट की मीटिंग की अध्यक्षता कर सकता है और ना ही वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी भी एक कैंडिडेट है। वो यूनिवर्सिटी एक्ट के स्टैट्यूट 2(1) का हवाला देते हैं और लिखते हैं कि प्रिंसिपल नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और CCS कंडक्ट रूल्स 1984 का खुला हुआ वायलेशन। वो लिखते हैं कि उनके लिए बेहद अचरज की बात है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 2 मेंबर्स के ऑब्जेक्शन के बावजूद उनके ऑब्जेक्शन को नजरअंदाज कर दिया गया और एक्टिंग VC महोदय ने स्वयं ही रूलिंग दी, स्वयं अपने फेवर में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ग्रॉस वायलेशन था। पॉइंट 3 में नोट ऑफ डिसेंट कहता है कि द लीगल मैक्सी नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ सिंपली मीन्स नो वन शुड बी अ जज इन हिज हर ओन केस because he cannot be simultaneously judge and party. This is fundamental principle of justice and fairness and provides that a person cannot be the decision maker in a case in which he or his close family has a personal interest or stake. This is because of the fact that if a member of the decision making body is personally or one of his close family members are involved or interested in the outcome of a matter under consideration, it will create bias and a conflict of interest which would undermine the fairness and impartiality of the decision making process. ये नोट आगे CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का भी हवाला देता है, जिसके अनुसार वाइस चांसलर साफ तौर पर कोर्ट मीटिंग में शामिल होने और अपना वोट देने से डिबार हो जाना चाहिए थे। रूल 4(1) प्रोवाइड्स दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म। Rule 4(3) further states that no government servant shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person, or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner, and the government servant shall refer every such matter or conduct to his official superior, and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made. वाइस चांसलर की कहाँ बात हुई है? यहाँ तो फर्म और कंपनी आदि की बात हुई। यही तर्क तो VC साहब ने दिया है, पर दूसरी पार्टी को लगता है कि ये हर जगह लागू होता है। नोट ऑफ डिसेंट भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 20 जुलाई 2016 के एक सर्कुलर का भी हवाला देता है, जिसके अनुसार सरकारी एम्प्लॉय की मेंबर ऑफ फैमिली में पति के केस में पत्नी और पत्नी के केस में पति आते। ये भी लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के 12 मार्च 2015 के एक सर्कुलर का हवाला VC पक्ष ने दिया था, ये कहते हुए कि ये पत्र इलेक्शन कमीशन के नॉमिनीज के लिए इशू हुआ था, VC के नॉमिनी के लिए नहीं इशू हुआ था। लेकिन लेटर ऑफ डिसेंट कहता है कि 20 जुलाई 2016 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सर्कुलर की रोशनी में पति, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की बात की गई है। साफ है ये लड़ाई अभी बाकी है। रियल न्यूज इंटरनेशनल में ये खबरें आप तक पहुंचाकर हमारा बस एक उद्देश्य है कि एमयू के हित में जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति हो वही एमयू का VC बने, तो यही सबके लिए बेहतर होगा। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर खबरों का सिलसिला जारी है। मेरा स्पेशल प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए।